हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हम लोग पढ़ेंगे आईएससी क्लास 11-12 की पोएम जो कि अज्ञेय ने लिखी है। कविता का नाम है नदी के द्वीप। सबसे पहले आइए कविता पढ़ लेते हैं, इसके बाद में फिर हम लोग इसका अर्थ, व्याख्या, भावार्थ आदि देखेंगे। कविता इस तरीके से है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर ओजस्विनी बह जाए। वो हमें आकार देती है, हमारे कोड़ गलियां अंतरीप उभार सैकत कोल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी के क्रोड में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। चलिए आइए अब इस कविता की हम लोग शब्दार्थ और व्याख्या, भावार्थ आदि पूरी तरीके से देखते हैं। जो कविता आप अभी सुने हो इसे थोड़ी सी और बड़ी कविता है, खाली अगर आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहाँ पे मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, मतलब ये पूरी कविता नहीं है, आपके सिलेबस में इतनी ही है, आपके टेक्स्ट बुक में इतनी लिखी हुई है। बस ये समझो कि यहाँ तक अगर हम लिख देते तो ये कविता पूरी हो जाती, थोड़ा सा इसके आगे और है। खैर, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, पहली बात। दूसरी बात, ये नई कविता, नई युग की कविता के जो हैं वो कवि हैं। इनकी कविता जो है वो एक तरीके से रहस्यात्मक होती है। ठीक है, मतलब जिसमें मिस्ट्रीज होती हैं, प्रतीकात्मक होती है, यानी सिंबल के बेस पे चलती है। जैसे कि ये कविता है, अभी आप खुद जब इसको पढ़ोगे तो खुद देखोगे कि नदी का मतलब नदी नहीं है, द्वीप का मतलब द्वीप नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे देखो भूखंड का मतलब भूखंड नहीं है, मतलब इनका ये सब प्रतीक है किसी एक चीज़ के, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे। दूसरा ये है कि ये अस्तित्ववाद पे लिखते हैं, ये कविता भी अस्तित्ववाद पे है। अस्तित्ववाद का मतलब है कि आपका जो अस्तित्व है, आप खुद जो रह रहे हो, ठीक है, इन सब चीज़ों पे अज्ञेय लिखते हैं। तो यही इस कविता में है। थोड़ा सा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और बहुत ज़्यादा सरल नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से इसको अंत तक सुन लोगे व्याख्या तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये कठिन है क्योंकि इनकी मीनिंग एज इट इज़ नहीं निकलती। दूसरी मज़े की बात यह है, हाई स्कूल में आपको मैं भूगोल पढ़ाता रहा हूँ, ज्योग्राफी, और इसमें ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी बहुत है। ठीक है, तो वो आपको खूब बढ़िया अच्छे समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो टॉपिक ही है नदी के द्वीप। अब यहाँ पे देखो नदी का पर्याय क्या है, यहाँ पे नदी किस चीज़, नदी का मतलब क्या है, नदी किस चीज़ का प्रतीक है, तो नदी प्रतीक है परंपरा का, यानी जो ट्रेडिशन है। ठीक है, नदी किसका प्रतीक है, नदी परंपरा का प्रतीक है। इसके अलावा ये भी कह सकते हो कि नदी हमारे समाज का प्रतीक है। इसके अलावा एक चीज़ और कह सकते हो कि नदी जो है वो प्रतीक है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, समष्टि, समष्टि का प्रतीक। समष्टि मतलब जिसको हम कहते हैं मैक्रो। ठीक है, मैक्रो। और जब हम बात करेंगे द्वीप की, तो द्वीप एक व्यक्ति का प्रतीक है, एक व्यक्ति का प्रतीक, यानी समाज के अंदर एक व्यक्ति, परंपराओं का निर्वहन करता हुआ एक व्यक्ति। ठीक, और इसके अलावा इसी में ये प्रतीक है व्यष्टि का। ठीक है, किसका प्रतीक है, व्यष्टि का, और व्यष्टि की अंग्रेजी होती है माइक्रो। अब हो सकता है आप जान गए हो कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे तो आप जान जाओगे कि क्या है। जैसे सबसे पहले हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, यानी हम एक समाज के बीच में, एक परंपराओं के बीच में एक मनुष्य हैं। ठीक, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। देखो फिर से बता दे रहा हूं, अगर इसको द्वीप और नदी समझोगे तो बिल्कुल वही दृश्य आपके सामने बनेगा और वही सब अर्थ निकलता चला आएगा। लेकिन इसका एक अन्य अर्थ है, जो कि द्वीप को एक व्यक्ति के रूप में देखना है और नदी को एक परंपरा, समाज विचारधारा, समष्टि विचारधारा, इन सब के रूप में देखना है। तो दोनों में इसका अर्थ निकलेगा। जो गूढ़ अर्थ है वो यही है कि हम ये मीनिंग लेकर के चलेंगे। तो हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। स्रोतस्विनी का मतलब क्या है, जो स्रोत से निकल रही है, यानी इसका मतलब नदी ही है। इसका मतलब क्या है, नदी ही है। ठीक, तो हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। तो जैसे
ये जो द्वीप है तो नदी का द्वीप है ना, समुद्र वाला द्वीप नहीं है, नदी के बीच का द्वीप। अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी का माजुली द्वीप है, तो नदी के बीच में बना हुआ है ना, तो नदी का द्वीप है ये। तो कह रहे कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। कहने का मतलब है कि हमारा ये नहीं कहना है कि परंपराएं जो हैं वो हमको छोड़ दें या हम परंपराओं से अपना पीछा छुड़ा लें, हमारा कतई मतलब ये नहीं है। वो हमें आकार देती है, जो परंपराएं हैं, ठीक है, यानी जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, उन ट्रेडिशंस से हम बने हुए हैं। जिस वैसे ही जैसे कि नदियों ने द्वीपों को गढ़ा हुआ है, नदियों से ही वो नदी से ही वो द्वीप बना हुआ है। कैसे कि हमारे कोड़, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी। जिस तरीके से किसी भी द्वीप का कोड़ माने कोना, गलियां समझ ही रहे हो कि अगर बीच से नदी बह जाए तो उसको दो फांक में बांट देती है। अंतरीप होता है किसी भूखंड का, यानी किसी महाद्वीप का, भूखंड का, यानी एक लैंड पार्ट का एक लंबा सा किनारा जो पानी के बीच में चला जाता है, उसको अंतरीप बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केप। क्या बोलते हैं? केप। और इस आप ऐसे जान पाओ, केप ऑफ गुड होप, आपने नाम सुना होगा, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये कहाँ सुना होगा? ये आपने सुना होगा वार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, वार्थोलोम्यू डियाज, ये इसका नाम सुने हो? वास्को डिगामा के पहले ये चला था भारत के लिए और ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था और वहां से लौट गया था, याद आया? तो वही ये केप है। क्या है? केप। केप माने अंतरीप होता है। उभार यानी राइज, राइज उभार। शैकत कूल, शैकत माने होता है बेटा रेत और कूल माने होता है किनारा, ठीक है। तो जैसे द्वीप में क्या क्या होते हैं, द्वीप बनता है, उसके कोने होते हैं, उसमें गलियां होती है, अंतरीप होता है, उसका उभार होता है, रेतीला किनारा होता है, ठीक है। और पूरी तरह से द्वीप का जो गोलाई है, द्वीप का जो आकार है, वो किससे बना होता है? उसी नदी से, स्रोतस्विनी से बना होता है। ऐसे ही जो एक व्यक्ति है उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वही सब कुछ मिला करके एक होलिस्टिक तो हुआ, सर्वांगीण विकास तो हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उसकी परंपराएं ही करती हैं। कौन करता है? परंपराएं ही करती है, या समाज में ही वो विकसित होता है। तो इसलिए समाज से वो हटना नहीं चाह रहा है, ठीक है, वो समाज का हिस्सा बना रहना चाह रहा है, ठीक है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। भाई उसका उनका ओरिजिन कौन है? उसका ओरिजिन वो नदी है, द्वीप का ओरिजिन नदी है, उसी से वो बना हुआ है, उसकी वो माँ है। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। लेकिन अब यहीं पे बेटा प्रश्न आ गया अस्तित्ववाद का। अस्तित्ववाद का यानी अपने खुद के होने में, यानी उस समाज के बीच में हमारा भी एक अलग अस्तित्व है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, अभी ये वर्ड नहीं आ रहा था। एग्जिस्टेंस यानी हमारा भी उसके बीच में एग्जिस्टेंस है। कह रहा है कि किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, हम वो नदी की धारा नहीं, हम द्वीप हैं। यानी हमारा इस सबके बीच में भले ही मिलसिप से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा भी एक जो है स्वतंत्र अस्तित्व है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, मतलब हम उस परंपराओं को समर्पित हैं, हम उसके द्वीप हैं, हम उससे अलग नहीं हो रहे हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, लेकिन हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उन परंपराओं में, उस समाज में हम अंधी दौड़ नहीं लगा सकते हैं। हम बहेंगे क्योंकि बहना रेत होना है। देखो अब यहाँ पे रेत, क्योंकि अब जब द्वीप कट करके बहेगा पानी में, ठीक है, यानी उसका इरोजन होगा, तो इरोजन इरोडेड मटेरियल रेत वगैरह के रूप में बहेगा। तो वहां पे तो रेत का मतलब ये है, और यहाँ रेत का मतलब ये है। रेत हो जाने का मतलब नष्ट हो जाना। क्या हो जाना? नष्ट हो जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम बहेंगे, यानी द्वीप अगर कट करके बहने लगेगा नदी के साथ में, तो रेत हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, द्वीप कट करके बह जाएगा तो द्वीप द्वीप नहीं रह जाएगा, व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर वो उसके साथ में बहने लगेगा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। प्लवन होगा माना बहेगा, प्लवन माने भी बहना होता है। तो द्वीप के संदर्भ में आपको समझ में आ रहा हो कि द्वीप, और समाज के संदर्भ में, यानी उस समाज की परंपरा से हम उखड़ जाएंगे, ठीक है, उससे अलग हो जाएंगे, और फिर बेलगाम हम बह जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, और फिर पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। और अगर मान लीजिए कि हम उसके बहाव में बह जाएं, तो क्या बह करके हम नदी की धारा बन जाएंगे खुद? भाई धार में हम बह जाएं, जैसे यहाँ पे जो लिखा है कि हम धारा नहीं है, तो अगर हम उस धारा में बह जाते हैं नदी की, तो क्या हम उसके साथ मिलकर के धारा बन सकते हैं?
तो कहोगे धारा तो नहीं बन पाएंगे भाई, हम रेत बन जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, धारा नहीं बन पाएंगे। रेत बन जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जब नष्ट हो जाएंगे तो हम सलिल को, सलिल माने पानी होता है, पर्यायवाची भी याद कर लो, ठीक है, अम्बु, सलिल, वार, तोय, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। तो हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, धार नहीं बन पाएंगे, ऊपर से रेत बन के हम तो नष्ट हो जाएंगे और उन परंपराओं को और भी गंदा कर देंगे, यानी किसी काम तो नहीं आएंगे और उसको गंदा करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, उसको यूजलेस बना देंगे। क्या बना देंगे? यूजलेस बना देंगे। द्वीप हैं हम, ये नहीं है शाप, यानी ये कोई हमको किसी से कर्ष नहीं मिला है कि हम द्वीप हैं तो ये हमारे लिए कोई अभिशाप है, नहीं, ये अपनी नियति है। नियति को हम नियत भी कह सकते हैं, नहीं हमारा ये हम निश्चित है, ऐसा होना है हमारे साथ में, हमारी नियति है, कहते नहीं हमारी नियति का खेल है, यही चीज होनी है, ठीक है। तो ये हमारी नियति है, कोई शाप नहीं है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, यानी नदी के पुत्र क्यों, नदी ने बनाया है तो हम नदी के पुत्र हैं, और उसकी क्रोड में बैठे हुए, यानी नदी के बीचों बीच में है ना द्वीप, तो इसलिए क्रोड कहा गया। और यहाँ क्रोड का मतलब अंग्रेजी में इसी कोर होता है, क्रस्ट मेंटल कोर पढ़े हो ना, तो कोर की हिंदी क्रोड होती है, और बीच में होने का मतलब उसकी यहाँ पे क्रोड का सेंस आएगा गोद से। किससे सेंस आएगा? गोद से। तो नदी के बीचों बीच में है, और वैसे वहां कह लो कि हम उन परंपराओं के बीच में बैठे होंगे, गोद में बैठे हुए। परंपराएं जो हैं उन्हीं ने हमारे संस्कारों को गढ़ा है, हमें बनाया है। ये सब यहाँ पे जो कोड गलियां अंतरिक्ष द्वीप के संदर्भ में ये हैं, और व्यक्ति के संदर्भ में ये सब उनके संस्कार हैं जिनमें वो पले बढ़े हैं। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख लो, यहाँ पे मान लो भूखंड है, ठीक है, ये भूखंड है और ये द्वीप है, ये द्वीप है, और ये बीच में क्या है, ठीक है, द्वीप, ये पूरी नदी है, ठीक है, मतलब ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। अब हुआ क्या है कि ये भूखंड यहाँ पे लिखो तब मजा आएगा, भूखंड, ठीक है, और यहाँ से ये बह करके आई, यानी भूखंड से ही जो चीजें इन्होंने इरोड करी वही सब ले जाके कहीं डिपॉजिट करके ही तो द्वीप बनाया है, ठीक है। तो कहने मतलब है, और वही संपर्क मार्ग कौन है भूखंड से? वही नदी ही तो है, यानी द्वीप का भूखंड से संपर्क कौन करा? यही नदी ही तो करवा रही है। तो वो बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। और यहाँ पे भूखंड का मतलब क्या है? हमारा वंश, हमारा वंश, हमारे पितर, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, उनसे मिलाती है। और यही नदी और ये भूखंड यानी परंपरा और ये वंश मिलकर के वही वंश परंपरा बनती है। क्या बनती है? वही वंश परंपरा बनती है, ठीक है। तो मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। और यहाँ पे भूखंड मतलब वही वंश, वो वंश हमारा, वो पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वज लोग हैं, ठीक है, उनसे ये हमको मिलाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। सबकी मीनिंग, बृहत माने बड़ा होता है, भूखंड मतलब बता ही दिया कि लैंड पार्ट, क्रोड कोर होता है, गोद यहाँ पे उसका मतलब है, भूखंड हो गया, पितर मतलब पिता, शाप माने अभिशाप, नियति माने नियत, नियति अपनी, अनुपयोगी माने यूजलेस, जो किसी उपयोग का ना हो, रेत समझ लो, सलिल माने पानी, गंदला माने गंदा होना, पूर्ण मतलब कंप्लीट, ठीक है। धार माने नदी की धारा होती है, स्ट्रीम होती है, ठीक है। पैर उखड़ेंगे समय, प्लवन माने बहना होता है, ढहेंगे जैसे मकान ढह जाता है, सहेंगे बियर करेंगे बढ़ जाएंगे, और समर्पण माने होता है किसी को डेडिकेट हो जाना। द्वीप सब स्रोतस्विनी नदी के लिए है। तो ये कुल मिलाकर के आपकी जो है मीनिंग हो गई। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बता देना, ठीक है। वहीं पे रिप्लाई कर देंगे, और अगली कविता किस पे होनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।